नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। सब मौज में होंगे, मस्ती में होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज वापस क्लास लेने का जो मौका मिला है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि जो हमारा सिस्टम था वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कैमरा में सिस्टम थोड़ा काम पे चला गया था, इसलिए इतने दिन से अपनी क्लासेस बंद थी। तो कोई बात नहीं, अब फिर से सिस्टम रिपेयर है, सिस्टम तैयार है, सारा का सारा सिस्टम वैसा का वैसा है। आप भी वही हो, हम भी वही हैं। अब अपन शुरू करते हैं अपनी आज की सेशन को। और आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे विषय हिंदी को लेकर। और हिंदी विषय में आपको पता है अपन लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे व्यंजनों के वर्गीकरण पर। और व्यंजनों के वर्गीकरण पर मैंने आपको बताया था व्यंजन जो है, व्यंजनों को अपन 8 हिस्सों में डिवाइड किया था। हाँ भाई, व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया था वो अपन ने किया था कितना, 8 हिस्सों में। तो आज अपन उन्हीं को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर लेना, जिससे कि आपके जो नोटिफिकेशन है वो ऑन हो सके और हमारा जैसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ये चीजें तो हो जाती है पहले ही, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक्स नहीं करोगे, व्यूज जब तक नहीं आएंगे, तब तक जो हमारा हौसला है वो आप मोटिवेट नहीं होगा। और जो पढ़ाने की जो क्षमता होती है वो आधी हो जाती है इंसान की। इसलिए सबसे पहले जो जरूरी चीजें होती है, आप क्लास देखते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ा करो। अब बात करते हैं अपन आज के सेशन की। तो उससे पहले एक छोटी सी बात कि अगर आपको मेहनत करनी है और अगर आपको सक्सेस होना है अपनी लाइफ में, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किस्मत को कभी मत आजमाना, किस्मत तो जुए के खेल में आजमाई जाती है दोस्तों। अपने को अपने हाथों पर यकीन रखना है। ये हाथों के आगे जो उंगलियां दे रखी है ना, ये इसीलिए दे रखी है कि आप अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिख सको। इसलिए अपनी किस्मत को लिखने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत भी इस कदर करनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है राजस्थान में अगर कोई वैकेंसी आती है, 500 पद आते हैं तो ऊपर 10 लाख फॉर्म लगते हैं साहब। 500 पदों पर लाखों की संख्या में जब फॉर्म लगते हैं तो आपको पता है आपकी मेहनत कहां पर है, आप कहां पर हो, आप अपने आप को कहां स्टैंड कर रहे हो, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेहनत बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। जितनी तगड़ी आपकी मेहनत होगी, सफलता उतनी ही बड़ा शोर मचाएगी। इसलिए मेहनत कीजिए। बस एक ही उपाय है आपके पास, मेहनत मेहनत मेहनत। मेहनत प्लस मेहनत बराबर सफलता। तो आज अपन इसी कड़ी में अपन शुरू करते हैं अपने हिंदी विषय की क्लास को आगे। बात कर रहे थे व्यंजनों के वर्गीकरण पर, और व्यंजनों का जो वर्गीकरण था वो 8 हिस्सों में किया था। मैंने आपको बताया था पहला जो था वर्गीकरण, मैंने बताया स्पर्शी व्यंजन, फिर मैंने बताया आपको संघर्षी व्यंजन, फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन, फिर नासिकीय व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन। इस प्रकार अपन टोटल कितने व्यंजनों के भाग कितने पढ़े, 8 भाग पढ़े, जिसमें पार्श्विक और संघर्षहीन 2 और आपको ऐड करने दी, यानी कि टोटल 8। अपन ने बात की नंबर 1 स्पर्शी व्यंजनों की बात की। स्पर्शी के बाद मैंने बात की यहाँ पर आपसे संघर्षी व्यंजनों की बात की। संघर्ष के बाद मैंने आपको नंबर 3 पे बात की थी स्पर्श संघर्षी की बात की थी। हाँ, किसकी बात की, स्पर्श संघर्षी की बात की। और स्पर्श संघर्षी के बाद मैंने आपसे यहाँ पर बात की थी नासिकीय व्यंजनों की। हमें नासिकीय के बाद नंबर 5 पर अपन ने बात की थी उत्क्षिप्त व्यंजनों की। हमें किसकी, उत्क्षिप्त व्यंजनों की। उत्क्षिप्त व्यंजनों की। उत्क्षिप्त के बाद अपन ने बात की थी नंबर 6 पर पार्श्विक व्यंजनों की। पार्श्विक व्यंजनों की। और नंबर 7 पर अपन ने बात की इसकी संघर्षहीन की, संघर्षहीन व्यंजनों की। और एक और अपना बच जाता है जो कि अपन ने यहाँ पर देखा था, नंबर 8 है प्रकंपित व्यंजन। हमें कौन सा, प्रकंपित व्यंजन। इस प्रकार अपन ने व्यंजनों को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, अपन ने व्यंजन के टोटल 8 भागों में व्यंजन का वर्गीकरण किया। और 8 भागों में वर्गीकरण करके अपन ने 2 चीज पढ़ ली थी। कौन कौन सी पढ़ी, एक तो अपन ने स्पर्शी व्यंजन और दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा, संघर्षी व्यंजन। अपन ने देखा कि जब स्पर्शी व्यंजन यानी कि जो वाग यंत्र है, वाग यंत्र के अवयव अगर अपन आपस में जब कहीं न कहीं स्पर्श कर रहे होते हैं, उन व्यंजनों को अपन ने क्या कहा, स्पर्शी व्यंजन कहा। उसके बाद मैंने कहा जब 2 वाग अवयव इतनी निकटता पर आ जाए कि बीच में से वर्ण को निकलने में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़े, तो वो अपने क्या थे, संघर्षी व्यंजन थे। अब जो अपना है नंबर 3 वो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो आज आप हेडिंग डाल लो स्पर्श संघर्षी, और इस पर अपन चर्चा करते हैं क्या होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके ऊपर अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। फिर अपन एक एक करके आज सभी व्यंजनों को क्या करेंगे भाई, कंप्लीट करेंगे। तो अपन हेडिंग डाल लो स्पर्श संघर्षी। हमें हेडिंग क्या डालनी है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन।
स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब देखो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता क्या है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन की जो मैं परिभाषा की चर्चा करूं तो यानी कि वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में दो वाग अवयव इतनी निकटता पर आ जाए, यानी कि स्पर्श कर रहे इतनी निकटता पर आ जाए कि जो बीच की हवा है उसको निकलने में क्या हो, परेशान हो, और पीछे का जो भाग है उसको संघर्ष करना पड़े। क्या कहलाएंगे, स्पर्श संघर्षी। यानी कि स्पर्श की भी क्या है, फीलिंग होनी चाहिए और साथ में संघर्ष की भी फीलिंग होनी चाहिए। यहां अपन चर्चा कर रहे हैं तो मैं कहूंगा वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, अर्थात इनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत क्या लगेगा, अधिक लगेगा, और जो बाद वाला भाग है वो संघर्षी हो जाता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। यानी कि मैंने आपको पहले यही चीज बताई कि यानी कि जब उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाए, हमें इतनी निकटता, जैसे आप बोल के चेक कीजिएगा च च च छ ज, यानी निकटता पर आ रही, यानी स्पर्श कर रहे हैं ना। दो उच्चारण अवयव का मतलब क्या होता है, उच्चारण अवयव यानी कि अपने कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, औष्ठ है, ये सभी क्या है, ये उच्चारण अवयव है। यानी कि जो वर्ण है इनको बाहर निकालने के जो साधन होते हैं, इन साधनों को अपन क्या कहते हैं, वाक यंत्र के अवयव कहते हैं। जब उच्चारण अवयव दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाए कि इनके बीच से जब हवा निकले तो वो ऐसा लगता हो जैसे स्पर्श करती हुई निकल रही है, और जो बाद का भाग है उसे संघर्ष करना पड़े तो क्या कहलाएगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाएगा। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। परिभाषा किस प्रकार लिखोगे कि वे व्यंजन, हमें वे व्यंजन है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव है, दो उच्चारण अवयव है, दो उच्चारण अवयव है, हमें मार्कर ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। हाँ, दो उच्चारण अवयव है इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि अवयव है इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि कि जो बीच का जो मार्ग होता है ना वो क्या होता है, एकदम बिल्कुल स्पर्श करता हो, यानी इतने निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, अर्थात भाई जब बीच का मार्ग छोटा हो गया तो क्या होगा, सीधी सी बात है, जब बीच का मार्ग जब छोटा होगा तो उच्चारण में अपेक्षाकृत समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा, और अपेक्षाकृत समय अधिक लगेगा और क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो अर्थात इनके उच्चारण में उच्चारण का समय, अर्थात इनके उच्चारण का समय अपेक्षा करते अधिक लगता है, तथा जो बाद का जो भाग होता है उसको क्या करना पड़े, संघर्ष करना पड़े। अपेक्षाकृत समय क्या होता है, अधिक होता है, और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, तथा उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। हमें क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब जैसे कौन कौन से होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में मैं चर्चा करूं, मैंने आपको पहले ही कहा था च छ ज ज, ये क्या होता है, स्पर्श संघर्षी होता है। जैसे आप लिख सकते हो, हमें क्या लिखोगे, च छ ज और ज, ये क्या है, ये अपने क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। च छ ज और ज, ये चार क्या है, अपने स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। यानी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन का मतलब क्या होता है, कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाए कि उनके जो उच्चारण का जो समय है वो समय क्या लगे, अपेक्षाकृत अधिक लगे, और जो बाद का भाग होता है, उच्चारण के बाद के भाग में संघर्ष
करना पड़े तो ऐसे संघर्षी व्यंजनों को अपन क्या कहेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श संघर्षी जैसे आप चेक करो, देखो च च च, पहले स्पर्श कर रहा है ना, च च च च च, फिर संघर्ष करना पड़ रहा है च छ ज ज, ऐसे बोलोगे तो आपकी छाती जो फेफड़े है ना वो बाहर निकल कर आ जाएंगे भाई, सीधी सी बात तो यही है। तो यहां तक अपन ने चर्चा की, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में दो उच्चारण हमें इतने निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मानक छोटा हो जाता है, अर्थात इनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक लगता है तथा उच्चारण के बाद वाला जो भाग है वो संघर्षी हो जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं और स्पर्श संघर्ष व्यंजन आपके सामने है, च छ ज और ज है। अगला जो है अपना है नासिक व्यंजन। अब नासिक व्यंजन की बात करूं भाई, नासिक व्यंजन होता कौन कौन सा, पहली बात तो यानी कि वे व्यंजन वर्ण है जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है। सीधी सी बात है कि यानी कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में अपन नाक का प्रयोग करते हैं, नासिका का मतलब जाने नाक, नाक का प्रयोग करते हैं, नासिका का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाएंगे, नासिक के व्यंजन कहलाएंगे। अब ये नासिक के व्यंजन होते कौन कौन से, जैसे अंगा अणे अणे न म, ये तो होते हैं ना। अब और भी देखो अंगा अणे अंगा इये अणे अन्ने में आ रहा है ना, नासिका का प्रयोग हो रहा है ना। तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का, पहली बात तो ये पांचों वर्ग है, पांचों वर्ण होने के कारण है इनको पंचम वर्ण भी कहा जाता है। यहां तक पहले आप नोट करो, फिर अपन बात करते हैं नासिक के व्यंजन की। यहां आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखो आगे देखो, देखिए हाँ, अगला है नासिक के व्यंजन। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं नासिक के व्यंजनों की। नंबर 4 3 पढ़ लिया ना अपन, नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन। अब इस नासिक के व्यंजन की मैं चर्चा करूं तो इस नासिक के व्यंजन में क्या है भाई, इस नासिक के व्यंजन की जब चर्चा करूंगा तो नासिक के व्यंजन यानी कि वह व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, सीधी सी बात है, वो क्या कहलाएंगे, नासिक के व्यंजन कहलाएंगे। तो आप लिख सकते हो वे व्यंजन वर्ण है, वे व्यंजन वर्ण है जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, नासिका का प्रयोग किया जाता है, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब नासिक के व्यंजन होते कौन कौन से हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही होती है भाई, नासिक के व्यंजन होते कौन कौन से। गुरुजी आपने बता तो दिया, जिसमें नासिका का प्रयोग किया जाता है नासिक के व्यंजन कहलाता है। ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण में अपन नासिका का प्रयोग करते हैं, तो आपने सुना होगा अंग, इये, अणे, न, में। अब इनको सभी को आप बोल के चेक कर लो, इनके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नाक का प्रयोग करना पड़ेगा। बिना नाक के प्रयोग के आप इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। जब आप बिना नाक के प्रयोग के इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते, इन व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएंगे भाई, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे नासिक के व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नासिक के व्यंजन कहलाएंगे। अगला कौन सा भाई, अगली इसी में अपन बात करें, एक विशेष बिंदु की बात करते हैं। क्या है विशेष बिंदु, विशेष बिंदु यह है कि यह प्रत्येक वर्ग का पांचों वर्ण होने के कारण, हाँ भाई, यह प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होने के कारण प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होने के कारण इन्हें पंचम वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचम वर्ण भी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ग क्या होता है, देखो वर्ग क्या होता है, जैसे वर्ग का मतलब होता है, जैसे अपन लिखते हैं के, ख, ग, घ, ड़। अब ये क्या है, के वर्ग है, फिर इसी प्रकार से छ, ज, फिर इसी प्रकार टे, ठे, डे, डे, फिर इसी प्रकार ते, ठे, दे, दे। ये क्या हो गया, ये के वर्ग, ये चे वर्ग, ये टे वर्ग, ये ते वर्ग, ये क्या है, ये वर्ग ही तो है। इसी प्रकार यह प्रत्येक वर्ग का पांचों वर्ण, यानी पांचों वर्ण। अब देखो के, ख, गड़े, के, ख, गड़े का अंतिम वर्ण कौन सा, पांचवा है, फिर इसी का चे, देगा ये, फिर टे, ठे, गड़ेगा अणे, फिर ते, देगा न, फिर पे, बेगा मैं। यानी कि इन वर्गों का पांचों वर्ण होने के कारण इनको अपन क्या कहते हैं,
इनको अपन पंचम वर्ण की संज्ञा भी देते हैं। और पंचम वर्ण कौन से व्यंजनों को कहते हैं? तो नासिक व्यंजनों को अपन किस श्रेणी में रखते हैं भाई? पंचम वर्णों की श्रेणी में रखते हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लो। फिर अपन बात कर रहे हैं उत्क्षिप्त व्यंजनों की। हाँ भाई, किसकी बात करेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं उनकी बात करेंगे। यहां तक एक बार नोट करो देखिए। हाँ भाई, अगली बात करते हैं यहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजनों। अब उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है पहले तो आप नोट करो। उत्क्षिप्त व्यंजन, हाँ यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। नासिक के आपको समझ में आ गया, स्पर्शी समझ में आ गया, संघर्षी समझ में आ गया, स्पर्श संघर्ष अपने देख लिया। अब जो अपना पांचवा भाग है व्यंजन का, उस पांचवा भाग की ओर अपन चर्चा करते हैं। और ये जो पांचवा भाग है ये कौन सा है? हमें पांचवा भाग अपना जो व्यंजन है वो है उत्क्षिप्त व्यंजन। हमें कौन सा? उत्क्षिप्त व्यंजन। हमें ऐसे लिख सकते हो क्या उत्क्षिप्त व्यंजन को? अब ये लघु मात्रा यहां तक आती है सीधी, है ना? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इस उत्क्षिप्त व्यंजन की अपन चर्चा करेंगे। अब ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता क्या है? पहली बात, आप जब इस उत्क्षिप्त का अर्थ समझ लोगे, भाई इस उत्क्षिप्त शब्द का मतलब क्या होता है, इस उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है, आप सब कुछ समझ जाओगे। निश्चित रूप से आप एक बार में ही देखते ही पहचान जाओगे ये उत्क्षिप्त व्यंजन होता है कौन से। अब कैसे? ये जो उत्क्षिप्त होता है, इस उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? इस उत्क्षिप्त का अर्थ होता है, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। हाँ भाई, क्या होता है? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। हाँ, उत्क्षिप्त का अर्थ क्या है? उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। यानी कि जब उत्क्षिप्त का अर्थ ही फेंका हुआ है तो यानी ऐसे व्यंजन वर्ण है, ऐसे व्यंजन है जिनके उच्चारण में जिह्वा अपने को ऐसा महसूस कराती है जैसे इनको फेंक रही है, जैसे अपनी जात से इनको निकाल रही है, अलग कर रही है। इसलिए इनको क्या कहते हैं भाई? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। यानी कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा अपने को ऐसा महसूस करवाए जैसे इनको फेंक रही हो, क्या कहलाएंगे भाई? उत्क्षिप्त व्यंजन। अब फेंक कैसे रही हो? जैसे इसके अंदर आते कौन कौन से? जैसे इसके अंदर आते हैं, एक तो आता है अडे, एक आता है कौन सा? अढे। एक तो आता है अडे, एक आता है अडे। अपन लिखते हैं ना डे के नीचे एक तो डे डमरू वाला ऐसे लिखते हैं, और एक इसी के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? अडे। यहां बिंदी लगाएंगे तो क्या होगा? अडे अडे। हाँ, यहां लगाएंगे अडे अडे और अढे अडे। एक डे ढक्कन वाला होता है, एक अडे होता है, अडे। तो इनको अपन क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? ताड़नजात कहते हैं। इन्हीं को द्विगुण कहते हैं, इन्हीं को द्विपृष्ठ कहते हैं। तो पहले तो आप इनकी द्विगुण यानी कि इन उत्क्षिप्त व्यंजनों की क्या लिखो? परिभाषा लिखो, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करते हैं। पहले उत्क्षिप्त व्यंजन की परिभाषा क्या है भाई? हाँ भाई, एक मिनट। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, हाँ यहां लिखना, वे व्यंजन है जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा, वे व्यंजन वर्ण है जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा कैसा ऐसा महसूस कराती है ऐसा महसूस कराती है जैसे इनको फेंक रही हो, जैसे इनको फेंक रही हो, जैसे इन्हें क्या कर रही हो? फेंक रही हो, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। फेंक रही हो, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जहां पर जीवा आपको ऐसा महसूस कराए जैसे इनको फेंक रही हो यानी बाहर की तरफ फेंकने जैसा महसूस करो। जैसे आप बोलो अढे अढे अढे, एक तरह से बोलो अढे, एक बोलो अढे 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 अढे, यानी आपको पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। पूरा जब जोर लगाना पड़े और आपको ऐसा लगे कि बाहर की ओर फेंक रही है तो आपको इसको क्या कहते हैं भाई? तो आपको क्या करना है? ऐसे व्यंजन वर्णों को अपन क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। अब उत्क्षिप्त व्यंजन होते कौन कौन से वो भी आपको लिखने भी तो है, तो इनको
लिखने में आपको जोर नहीं आना चाहिए। एक तो होता है अडे और एक होता है अढे। हाँ, एक होता है अडे और एक होता है अडे। अब इन्हीं के लिए एक विशेष बिंदु लिखो, आप नोट लगा के लिखना। एक बिंदु, एक बहुत ही विशेष बिंदु आपको लिखना है। विशेष करके क्या लिखना है? विशेष करके यहाँ पर नोट करना, विशेष। हाँ भाई, विशेष करके लिखना इसमें। जैसे आपने नोट लगाते हैं ना इंग्लिश में नोट, वैसे हिंदी में क्या लगाओगे? विशेष लगाओगे। तो लिखना है इन्हें ताड़न जाते, इन्हें ताड़न जाते, इन्हें ताड़न जाते द्विगुण, द्विगुण तथा द्विपृष्ठ तथा इन्हीं को क्या कहते हैं? द्विगुण, या फिर इन्हीं को क्या कहेंगे भाई? द्विपृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, द्विपृष्ठ गलत लिख दिया क्या? हाँ भाई, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? द्विपृष्ठ व्यंजन कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब जब ताड़न जात द्विगुण तथा द्विपृष्ठ क्यों कहा जाता है? ताड़न जात यानी ताड़न जात, जीव इनको ताड़ रही है, जैसे ताड़ रही है जात से, ताड़न जात यानी जात से ताड़ रही है, यानी कि जीवा इनको अपनी जाति से बाहर की ओर भगा रही हो, ऐसा लग रहा है। यानी अपनी जाति से क्या कर रही हो? जैसे अलग कर रही हो, ऐसा महसूस कराती है, इसलिए ताड़न जात। द्विगुण, द्विगुण यानी कि इनको दो अलग अलग प्रकार के गुण आ रहे हैं ना, जैसे एक तो आ रहा है डे और ढे, फिर इन्हीं को अढे 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 अढे, यानी कि डबल गुण आ रहा है। जहां बोलने में क्या लग रहा हो? दोगुना समय लग रहा हो, दुगुना। और द्विपृष्ठ यानी कि अढे अढे, यानी कि जब जीभ इनके उच्चारण के समय ऐसे सिकुड़ के ऐसे पूरी पूरी मुड़ जाती है, दो पृष्ठ बन जाते हैं जीभ के, इसलिए इनको क्या कहते हैं? द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। तो आपको उत्क्षिप्त व्यंजन अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि उत्क्षिप्त व्यंजन होते कौन से हैं। यानी कि उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, अर्थात वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस कराती है जैसे इनको फेंक रही हो, क्या कहलाएंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाएंगे। और ये होते कौन कौन से हैं? तो ये होते हैं अडे और अडे। यहाँ देखो डे और ढे के नीचे क्या है? बिंदी लगी हुई है, इसलिए इनको अडे और अडे। विशेष क्या है? इन्हीं को ताड़न जात द्विगुण या फिर इन्हीं को क्या कहते हैं? द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो। तो अगले अपन बात करते हैं, अगला जो अपना व्यंजन है वो है परकंपित व्यंजन। परकंपित क्या होता है? यहां तक आपने नोट कर लिया, तो मैं आगे नंबर 6 की बात करता हूं। परकंपित व्यंजन अच्छे से समझना, परकंपित व्यंजन होता क्या है? परकंपित व्यंजन क्या होता है? बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है परकंपित व्यंजन होता क्या है। ये व्यंजन के जो प्रकार है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको है जैसे अपने दिमाग में प्रत्येक चीज को सीधी सीधी सेट रखनी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगला जो है अपन नंबर 5 तक बात कर चुके हैं ना, अब नंबर 6 की बात कर रहा हूं। और नंबर 6 अपना कौन सा है? तो नंबर 6 आप लिखना, यहाँ पर है नंबर 6, आप हेडिंग लगा लिखना परकंपित व्यंजन। अब भाई कौन सा? परकंपित व्यंजन। हाँ भाई, परकंपित व्यंजन। ये परकंपित व्यंजन कौन सा होता है? परकंपित व्यंजन, परकंपित परकंपित परकंपित, यानी कि अब यहां नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि वे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जिह्वा 2-3 बार कंपन करती हो, वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा क्या करती हो? 2-3 बार कंपन करती हो, क्या कहलाएंगे भाई? परकंपित व्यंजन कहलाएंगे। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन कहते हैं। जिसके उच्चारण में जिह्वा 2-3 बार कंपन करती है, क्या कहलाएगा? परकंपित व्यंजन कहलाएगा। अब 2-3 बार कंपन कैसे? जैसे आप बोल के देखो, र र र र, आप बोलते हो रे रे रे, ऐसे बोलते हो ना? अरे ऐसे नहीं बोला जाता, रे 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 ऐसे बोला जाता है। यानी कि जब रे वर्ण का अपन उच्चारण किया, रे व्यंजन का अपन उच्चारण किया, तो रे उच्चारण करते समय अपनी जीभ क्या कर रही हो? 2-3 बार क्या कर रही है? कंपन कर रही हो। तो 2-3 बार कंपन कर रही है तो अपन इनको क्या कहेंगे? परकंपित व्यंजन है कहेंगे। तो आप लिख सकते हो इसी में क्या परिभाषा क्या लिखोगे कि वे व्यंजन वर्ण है, हमें क्या लिखोगे? वह व्यंजन वर्ण है, वह व्यंजन वर्ण है। वह क्यों लिखा? क्योंकि एक है। वह व्यंजन वर्ण है जिसके उच्चारण में जिह्वा 2-3 बार कंपन करती हो। वह व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जिह्वा 2-3 बार कंपन करती हो, क्या कहलाएगी? परकंपित व्यंजन कहलाएगा। परकंपित व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? परकंपित व्यंजन है कहलाता है। अब ये परकंपित व्यंजन होता कौन सा है? मुख्य बात तो यही होती है भाई, ये परकंपित व्यंजन होता कौन सा है? तो आप यहां पर लिखना जैसे,
हाँ भाई, जैसे कौन सा होता है, होता कौन सा है, तो होता है रे वर्ण। हाँ भाई, कौन सा होता है, रे जो व्यंजन होता है, ये रे व्यंजन कौन सा व्यंजन कहलाता है, रे प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। अब इसी में क्या, इसी को अपन लुंठित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लुंठित वर्ण भी कहते हैं। हाँ भाई, लिखो विशेष करके लिखना ये पे, विशेष। हाँ, क्या लिखोगे, इसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। क्या क्या लिखोगे, इसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। तो यहां तक आप नोट करो पहले, देखिए प्रकंपित व्यंजन अच्छे से समझ में आया होगा, यानी कि वह व्यंजन जिसके उच्चारण में, वह व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जिह्वा 2-3 बार क्या करती हो, कंपन करती हो, क्या कहलाएगी, प्रकंपित व्यंजन कहलाएगा। जैसे जैसे होता कौन सा, आ रे 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 कर रहे हैं ना, कंपन है, तो कोई बात नहीं, इसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। अगला अपन देखेंगे पार्श्विक व्यंजन, यहां तक आप पहले नोट करो, देखो हाँ भाई, नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो अगली अपन बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन। हाँ भाई, किसकी बात करेंगे, अगली अपन नंबर 7 बात करेंगे पार्श्विक व्यंजन की। हाँ, बात करते हैं अपन किसकी, पार्श्विक व्यंजन की। अब ये पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, इस पार्श्विक व्यंजन की जब चर्चा करें तो ये पार्श्विक व्यंजन होता है क्या है। तो पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, देखो देखिए, अब हेडिंग लगाओ पहले तो आप, पार्श्विक व्यंजन। हाँ भाई, क्या लगाओगे, पार्श्विक व्यंजन। तो ये कौन सा है, नंबर 7 है अपना, और नंबर 7 कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन। हाँ भाई, क्या कहलाएगा, पार्श्विक व्यंजन। अब ये पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, पहली बात तो यही है, महत्वपूर्ण बात यही है, पार्श्विक व्यंजन होता क्या है। अब देखो, पार्श्विक व्यंजन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक चीज समझना, इस पार्श्व का अर्थ क्या होता है, ये जो पार्श्व वर्ड है ना, इस पार्श्व का अर्थ होता है पास। हाँ भाई, आप लिखना, इस पार्श्व का अर्थ, पार्श्व का अर्थ क्या होता है, पार्श्व का अर्थ होता है पास। पार्श्व का अर्थ क्या होता है भाई, पास। अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, अब आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। इस पार्श्व का अगर मतलब पास होता है तो कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा में इस पास वर्ड को ही लेकर इसके आसपास ही छुपी होगी। तो मतलब क्या हुआ, यानी कि पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा तो मसूड़ों को छूती है। जिह्वा क्या कर रही होती है, मसूड़ों को छूती है, और हवा का जो अगल बगल का वेग है, जैसे मान लो ये जिह्वा है, ये जिह्वा आपके यहाँ मसूड़ों को छू जाएगी, तो हवा का जो प्रमुख वेग है वो क्या निकलेगा, आसपास से अगल बगल से निकल जाएगा। जब जिह्वा मसूड़ों को छूती है और हवा का जो प्रमुख वेग है वो मसूड़ों के मतलब अपने गालों से या फिर जिह्वा का अगल बगल से जब निकल जाता है, आसपास से जब निकल जाता है, इनको अपन क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन। अब ऐसे व्यंजन होते कौन कौन से हैं, तो ऐसा व्यंजन होता है अपना ले 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 ले। अब देखो, ले व्यंजन जैसे आपने बोला, ले आपकी जीभ मसूड़ा को छू रही है, हवा का जो वेग है, प्रमुख जो वेग है वो अगल बगल से निकल रहा है, इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पार्श्विक व्यंजन। तो आप परिभाषा लिखो, पार्श्विक अर्थ आपने लिख लिया, तो अगली परिभाषा यहां पर लिखो, वे व्यंजन। हाँ भाई, परिभाषा लिखो, वे व्यंजन, कहां गया मार्कर है, वे व्यंजन जिसके उच्चारण में, यहां लिखना, वह व्यंजन है जिसके उच्चारण में, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है, जिह्वा मसूड़ों को छूती है तथा हवा का प्रमुख वेग, तथा हवा का जो प्रमुख वेग है, हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास से जिह्वा के आसपास या अगल बगल से निकल जाता हो। अब क्या, वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है तथा हवा का जो प्रमुख वेग है वो जिह्वा के आसपास या अगल बगल से निकल जाता हो, क्या कहलाएंगे भाई, क्या कहलाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है।
हाँ भाई, क्या कहलाता है? पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। अब ये पार्श्विक व्यंजन होता कौन सा है? हमें पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? तो आप लिख सकते हो जैसे, जैसे होता कौन सा है पार्श्विक व्यंजन? तो होता कौन सा है? ले। हमें कौन सा होता है? ले। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ले होता है। अब एक और कैटेगरी का अपने व्यंजन बच जाता है, वो है अपना संघर्षहीन। तो यहां तक आप नोट करो, फिर अपन अगले कैटेगरी की अपन चर्चा कर लेते हैं। हम अगली कैटेगरी की चर्चा करते हैं, यहां तक नोट करो पार्श्विक व्यंजन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां तक नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है अपना 8वां जो व्यंजन का प्रकार है, आप सभी को पता है, संघर्षहीन व्यंजन। हाँ भाई, क्या? संघर्षहीन व्यंजन। अब ये संघर्षहीन व्यंजन क्या होता है? यानी कि वह व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़े, उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना होता, उसे क्या कहेंगे रे? संघर्षहीन व्यंजन के। इन्हीं संघर्षहीन व्यंजनों को स्वरों के साथ मिलता जुलता योग होने के कारण इनको क्या कहते हैं? अपन अर्ध स्वर की श्रेणी में रखते हैं। और होते कौन कौन से हैं? ये वह, संघर्ष नहीं करना होता। तो अगली आप नोट करना, यहां अपन 7 से अपन नंबर 8 की ओर चर्चा करते हैं, संघर्षहीन व्यंजन। अब व्यंजनों की अंतिम कैटेगरी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, संघर्षहीन व्यंजन। हाँ, अंतिम कैटेगरी अपनी संघर्षहीन व्यंजन। अब संघर्षहीन व्यंजन होते कौन कौन से हैं? ये और वे होते हैं। यानी कि ये अब आप देखो, बिल्कुल भी आपको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा। ये वे ए आ ई ई, जैसे अपन स्वरों का उच्चारण करते हैं ए आ ई ई, ये वे बिल्कुल भी सेम टू सेम सा लग रहा है। यानी कि स्वरों के जैसा ही योग होने के कारण इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वरों की श्रेणी में भी रखा जाता है। और अब परिभाषा लिखना चाहो, परिभाषा कैसे लिखोगे? वे व्यंजन वर्ण है, वे व्यंजन वर्ण है, वे व्यंजन वर्ण है जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्षहीन व्यंजन कहलाता है। संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। अब क्या कहलाता है? संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। अब होते कौन कौन से मैंने आपको पहले ही बता दिया। जैसे आप लिख सकते हो, जैसे कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कौन सा भाई अपना ये, और दूसरा कौन सा होता है? वे। दो वर्ण होते हैं, दो व्यंजन होते हैं जो कि किसमें रखे जाते हैं भाई? संघर्षहीन व्यंजनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। वह व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को बिल्कुल संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। जैसे होते कौन कौन से? तो ये और वे, दो व्यंजन होते हैं। अब अपन इन्हीं की बात करूं तो इनमें आप लिख सकते हो एक चीज विशेष करके लिखो। हाँ भाई, विशेष करके क्या लिखोगे? विशेष करके कुछ यूं विशेष चीजें ही लिखी जाती है, हर किसी को नहीं लिखी जाती। जैसे आप अंग्रेजी में नोट लगा के लिखते हो तो कुछ ही चीजों को नोट लगा के लिखते हो ना, वैसे यहां पर भी नोट लगा के लिखना। स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्ध स्वरों की श्रेणी में रखा जाता है। हाँ, स्वरों से मिलता जुलता योग होने के कारण इन्हें अर्ध स्वरों की श्रेणी में रखा जाता है। कौन से व्यंजनों को?
संघर्षहीन व्यंजनों को अर्ध स्वरों की श्रेणी में भी रखा जाता है। यहां तक आप नोट करो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई ठीक है, नोट दो। आपने यहां तक अपन स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब अपन आगे बात करते हैं भाई। यहां अपने जो व्यंजन के भेद थे 8 है, वो अपने कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन वापस आ जाते हैं भाई स्वर और व्यंजन की अपन ने चर्चा की, उससे पहले अपन चर्चा कर रहे थे वर्णों की। अब मैं बात कर रहा हूं, अपन ने स्वरों को पहले तो 2 आधार पर डिवाइड किया भाई, स्वरों अपन ने वर्णों को 2 आधार पर डिवाइड किया, वर्ण स्वर और व्यंजनों के आधार पर। अब अपन बात करते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर जो वर्ण है इनका विभाजन। हाँ भाई, स्वर तंत्र जो स्वर तंत्रियां होती है, स्वर तंत्रियों के आधार पर है वर्णों का जो विभाजन है, इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं भाई, 1 मिनट। हाँ भाई, अब अपन बात करते हैं, अपन ने पहले अपन चर्चा की थी स्वरों का वर्गीकरण, फिर अपन ने व्यंजनों का वर्गीकरण, और वर्णों को अपन ने स्वर और व्यंजन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। वहां अपन ने स्वरों की चर्चा कर ली और अब अपन ने व्यंजनों की भी चर्चा कर ली। अब अपन चर्चा करते हैं किसके आधार पर भाई, स्वर तंत्रियों का आधार पर है वर्ण। हाँ भाई, स्वर तंत्रियों का आधार पर, स्वरों की जो तंत्रियां होती है इनके आधार पर अपन वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। तो आप पहले यहां लिख सकते हो स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। हाँ, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। और ये कितने वर्गीकरण जब किया तो भेद कितने बताए, तो भेद बताए कितने भाई, 2। हाँ भाई, कितने भेद बताए, 2 भेद बताए। अब ये 2 भेद कौन कौन से बताए, हमें 2 भेद कौन कौन से बताए, तो नंबर 1 जो भेद बताया, ये भेद बताया अघोष वर्ण, और दूसरा जो वर्ण बताया वो बताया कौन सा, घोष वर्ण, या फिर इन्हीं को अपन क्या कह सकते हैं, सघोष वर्ण भी कहा जा सकता है। यानी कि अपन बात करें, हमें किसके आधार पर बात करें, अपन बात करें स्वर तंत्रियों का आधार पर, तो स्वर तंत्रियों का आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया है। नंबर 1 अघोष वर्ण और नंबर 2 कौन सा, घोष, या इन्हीं को अपन क्या कह सकते हैं, सघोष वर्ण भी कह सकते हैं। यानी अघोष वर्ण और घोष वर्ण। अब देखो 2-3 चीजें समझना आराम से। एक तो मतलब है यहाँ पर एक वर्ण है घोष, इस घोष का मतलब होता है गूंज। हाँ भाई, क्या होता है, इस घोष का मतलब होता है गूंज। गूंज, या फिर इसी गूंज को अपन क्या कह सकते हैं, नाद कह सकते हैं, या फिर इसी को अपन क्या कह सकते हैं, कंपन कह सकते हैं। यानी कि घोष का मतलब होता है गूंज, नाद या कंपन। यानी गूंज, नाद या कंपन में अपन बात करें सघोष, यानी जहां पर गूंज, नाद या कंपन उत्पन्न हो वो तो क्या कराएंगे, घोष वर्ण या सघोष वर्ण। और जहां पर है अघोष, यानी कि जहां पर है गूंज, नाद या कंपन नहीं उत्पन्न होती हो, क्या कराएंगे भाई, अघोष वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं उत्पन्न होता हो, अघोष वर्ण कहलाते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन उत्पन्न होता हो, सघोष या फिर घोष वर्ण कहलाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये कौन कौन से वर्ण अघोष होते हैं, कौन कौन से सघोष होते हैं, हाँ इनकी अपन चर्चा करें। तो पहले आप यहां तक नोट कर लो, नोट करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया तो अब अपन आगे बात करते हैं। नंबर आप एक हेडिंग डाल लो, अघोष वर्ण। हाँ भाई, किसकी, अघोष वर्ण, हेडिंग डाल लो अघोष वर्ण। हाँ, नंबर 1 हेडिंग डाल लेना आप, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण की अपन क्या करते हैं भाई, चर्चा करते हैं। अघोष वर्ण की जब चर्चा करें तो इसमें आप लिखना पहली बात तो घोष का अर्थ। हाँ भाई, क्या लिखोगे, घोष का अर्थ, घोष का अर्थ। घोष का अर्थ में आप लिखना क्या होता है, अर्थ होता है गूंज, नाद, या फिर आप क्या लिखोगे इसी को, कंपन। गूंज, नाद या कंपन किसका अर्थ होता है, घोष का अर्थ होता है। घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद या कंपन। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, पहली बात में वह वर्ण, यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं उत्पन्न होता हो, अघोष वर्ण कहलाते हैं। हाँ भाई, कौन सा वर्ण कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई,
अघोष वर्ण कहलाते हैं। वह वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन उत्पन्न नहीं होता हो, क्या अघोष वर्ण कहलाएंगे। अब ये अघोष वर्ण होते कौन कौन से हैं? अब महत्वपूर्ण बात तो यही होती है कि अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे आप लिख सकते हो कौन कौन से होते हैं भाई, तो आप सबको पता है कौन कौन से में नहीं उत्पन्न होता। तो आप पहले लिख सकते हो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। हाँ भाई, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। हाँ, क्या लिखोगे यहां पर? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण। अब पहला दूसरा वर्ण कौन कौन सा होता है? तो आप लिख सकते हो पहले वर्ग में जैसे केक है, फिर दूसरे वर्ग में चेच है, केक है, चेच है, फिर टेट है, टेट है हो गया, तेथ है, फिर कौन सा पेप है, और तीनों से, और कौन कौन से और से। ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं भाई? ये कहलाते हैं अपने अघोष वर्ण। अब अघोष वर्णों की कुल अघोष वर्ण कितने होते हैं? तो कुल अघोष वर्ण होते हैं, संख्या में होते हैं कितने भाई? 13। तो टोटल अघोष वर्ण कितने होते हैं भाई? 13 होते हैं। यानी कि घोष का अर्थ होता है गूंज, नाद या कंपन है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन नहीं उत्पन्न होता हो, अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। अब वर्ग मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, वर्ग का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा के, खे, ग, गड़, ये क्या होगा? के वर्ग। फिर मैंने लिखा इसी प्रकार चे, छे, जे, फिर इसी प्रकार लिखा टे, ठे, डे, हाँ, तो ये क्या हो गया? टे वर्ग। ये हो गया चे वर्ग। फिर इसी प्रकार क्या हो गया? ते वर्ग। फिर क्या हो जाता है? पे वर्ग। ये क्या होता है? वर्ग होता है। तो आपको समझ में आ गया ना? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण है, और क्या भाई? तीनों से इसी में शामिल होते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। यहां तक समझ में आ गया। तो अगली बात करें घोष या सघोष वर्ण की, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लो। यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ले लिया तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है अघोष के बाद अपना कौन सा? घोष वर्ण। हाँ भाई, घोष वर्ण पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। फिर अपन कल बात करेंगे प्राण वायु का आधार पर जो वर्ण है, यानी जिसमें अपन बात करेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। फिर जो अपन बात करेंगे हमें जो उच्चारण स्थान के आधार पर जो भेद पढ़ेंगे। हाँ, उच्चारण आधार पर जैसे कंठ से कौन से बोले जाते हैं, दंत से, ओष्ठ से, इनके जो भाग हैं वो अपन पढ़ेंगे, वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी अपन बात करते हैं किसके बारे में? घोष के बारे में। हाँ भाई, अगला जो है अघोष के बाद अपना है घोष वर्ण। हाँ, घोष, या फिर इसी को आप लिख सकते हो सघोष। क्या लिख सकते हो? सघोष वर्ण। अब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया घोष का मतलब क्या होता है। घोष का मतलब होता है गूंज, नाद या कंपन। तो आप सीधे सीधे इसकी परिभाषा लिख सकते हो, वह व्यंजन वर्ण है, वह व्यंजन वर्ण है जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन उत्पन्न होता हो, घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण लिखना है यहाँ पर, वे व्यंजन वर्ण नहीं लिखना, वे वर्ण लिखना। सॉरी वे। हाँ, वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद, कंपन उत्पन्न होता हो, घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं? तो आप लिखोगे कौन कौन से होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? अब जैसे अपन ने पहले क्या लिखा था? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने पहले वर्ग की बात करूं तो गे, घ, ढ। फिर मैंने छह वाले में बात करूं, छह तो जय, और ये। फिर मैं टेढ़े वाले में बात करूं तो डे, ढे, ड, ढ, अण। फिर मैं तेथे वाले में बात करूं तो तेथे के बाद दे, ध, न। फिर पे में बात करूं पे में, बे, भे, में।
अब ब भ और मैं, ये क्या हो गया अपने प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो गए। और इसमें साथ में क्या होता है, और क्या होता है भाई, और ये रे ले वे प्लस है। अब ये रे ले वे और है, ये रे ले वे और है, और तथा सभी स्वर, हमें तथा सभी स्वर, तथा सभी स्वर। अब सभी स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, ए आ ई ई, री उ उ ए आई ओ औ, ये अपने स्वर थे। 11 स्वर होते हैं टोटल। तो अब इनकी संख्या कितनी हो गई भाई, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी 5 वर्ग, 5 3 15, 15 और ये कितने हो गए, 5 ही हो गए 20, 20 और 30 और 31, यानी आप लिख सकते हो कुल घोष वर्ण। कुल घोष वर्ण कितने होते हैं, कुल घोष वर्ण होते हैं 31। उसी प्रकार जैसे कुल अघोष वर्ण कितने थे, कुल अघोष वर्ण थे 13। उसी प्रकार कुल घोष वर्ण कितने होते हैं, टोटल 31 होते हैं। 31 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद 16 17 18 19 20, 20 ये हो गए। और 20 के बाद 11 क्या होते हैं, अपने स्वर होते हैं। टोटल मिलाकर कितने हो गए, कुल घोष वर्ण कितने होते हैं भाई, कुल घोष वर्ण होते हैं 31। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समापन चाहूंगा, बाकी चर्चा अपन करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लगातार हमारे YouTube चैनल, YouTube जो परिवार है अपना मिशन उत्कर्ष के साथ लगातार बने रहिएगा। और अगर आप अभी हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। उसके बाद एक और छोटी सी चर्चा कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना कदापि ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। लाइक करना कदापि ना भूले, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आज की इस क्लास के साथ विदा चाहता हूं। नमस्कार।